थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल है और मैं शराबी हूँ। वी आर एट पेज नंबर 6 एंड वी हैव रीच्ड द स्टेज पे हमें पता चल रहा है कि बिल डब्ल्यू इज ड्रिंकिंग नाउ फॉर द सिकेस्ट ऑफ रीजन, सो टू से। यानी कि पहले वो पी रहा था क्योंकि उसको मजा आ रहा था पीने में। दूसरा दौर आया जब वो एक जरूरत सी बन गई थी, अल्कोहल बिकेम अ नेसेसिटी। तीसरा दौर था, अब ही इज ड्रिंकिंग फॉर ऑब्लिवियन। वो सिर्फ बेसुधी और बेहोशी के लिए पी रहा है ताकि वो सब कुछ भुला दे। उसका पीने का और कोई कारण नहीं। अब आगे, the mind and body are marvelous mechanisms. For mind endured this agony 2 more years. आदमी का मस्तिष्क, उसका दिमाग और उसका शरीर दोनों बहुत कुछ सहन करने की क्षमता रखते हैं। हम कितना भी अत्याचार कर लें, कितना भी अन्याय करें अपने शरीर पे, वो सहन कर लेता है क्योंकि वो ईश्वर ने बनाया ऐसे है कि उसको पता है कि आदमी जो है वो थोड़ा बहुत अपने शरीर को, अपने दिमाग को दुख देगा तो उसका जो हीलिंग पावर है ठीक होता है। सॉरी, उसका ठीक होने की शक्ति जो है वो भी प्रदान करी ईश्वर ने। तो बिल वही बता रहा है कि 2 साल और वो पीता रहा इसी तरह से, और उसका शरीर और उसका दिमाग दोनों उस अत्याचार को सहन करते रहे। और यहाँ हमको आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्योंकि हमने अल्कोहल को इतना अब्यूज किया है, इतनी ज्यादा मात्रा में, इतने नियमित रूप से, कभी कभी लगातार पी है, उसके बावजूद कुछ परमानेंट डैमेज हमारे शरीर को नहीं हुआ। हाँ, स्थायी रूप से जो है वो कभी कभी जो होता था, कभी कभी कोई बीमारी हो जाती थी या कोई असुविधा हो जाती थी या कोई तकलीफें आती थी, लेकिन कोई परमानेंट डैमेज हम बोले तो मैंने 27 साल 28 साल शराब पिया, उसके बाद मैंने अपना जब लिवर फंक्शन टेस्ट कराया तो नॉर्मल निकला, कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ, मेरे ब्रेन में थोड़ा सा डैमेज हुआ था लेकिन वो भी इरिवर्सिबल डैमेज नहीं था, रिवर्सिबल था। तो काफी शक्ति होती है हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में, चीजें वापस आ। Sometimes I stole from my wife's slender purse when the morning terror and madness were on me. Again I swayed dizzily before the open window and the medicine cabinet where there was poison, cursing myself for a week. अब देखो उसकी स्थायी हालत, दिमागी हालत ऐसी हो गई थी कि अपनी बीवी के पर्स में से पैसे चुरा रहा था। बीवी उसकी एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करना शुरू कर दिया था, घर चलाना था, आर्थिक जरूरतें होती हैं, इससे उसने नौकरी करनी शुरू कर दी। ये तो कुछ कमा नहीं रहा था। और वो ये बता रहा है कि सुबह सुबह की जो एक शराब पीने का जो एक एक जुनून होता है, एक पागलपन होता है कि चाहिए चाहिए, उसमें आदमी कुछ भी कर सकता है। तो वो अपनी बीवी के पर्स में से पैसे चुरा, मेडिसिन कैबिनेट यानी कि दवाइयों का जो पटारा था, दवाइयों का जो अलमारी थी उसके सामने जाता था और वहां पे जहर ढूंढता था। वो उसके कैबिनेट में जहर क्या कर रहा है ये तो पता नहीं, चूहे मारने का जहर था क्या था, लेकिन जहर था और वो जहर को देख रहा था और उसको पीने की सोच, यानी कि वो सुसाइड भी कॉन्टेम्पलेट। देयर वाज फ्लाइट्स फ्रॉम सिटी टू कंट्री एंड बैक। सिटी टू कंट्री यहाँ पे ये हुआ कि गांव से शहर और शहर से गांव। कंट्री को यहाँ पे गांव कह रहे हैं और सिटी को शहर। तो शराबी क्या कोशिश करता है कि अपनी जगह, अपनी लोकेशन बदलने की कोशिश करता है। हम में से कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि जगह बदलो, जगह बदलने से हो सकता है कि शराब पीने की इच्छा ना हो, जगह बदलने से हो सकता है शराब पीने का दिल ना करे, जगह बदलने से हो सकता है कि ऐसी जगह जा रहा हो जहाँ शराब मिले ही ना, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए सही छूट जाए। तो ज्योग्राफी, अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन बदलने से शराब से बचना, उस वो मकसद के साथ, तो वो भी ट्राई किया बिल्डर ने। Then came the night when the physical and mental torture was so hellish, I feared I would burst through my window, sash and all. सैश होता है जैसे जो रात को सोने वाला जो एक गाउन सा होता है, ढीला ढीला झोला सा जो पहनते हैं लोग, वो पहना हुआ था। वो उसको डर लग रहा था कि वो जिस फ्लोर पे है वहीं से खिड़की में से नीचे कूद जाएगा। तो वो अपना गद्दा वद्दा लेके और उससे एक फ्लोर नीचे आया। वो कहाँ था इस टाइम में, वो किसकी बात कर रहा है, अपने घर की बात कर रहा है, उसके घर में कितने फ्लोर थे, या वो किसी दोस्त के घर में था या किसी फार्म हाउस में था, कहाँ था पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, यहाँ कुछ नहीं ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रहा है यार, समझने वाली बात यह है कि वो उसको सुइसाइडल टेंडेंसी आ गई।
आत्महत्या करने का विचार उसके दिमाग में था, लेकिन वो मरना नहीं चाह रहा था एट द सेम टाइम। तो वो अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए वो एक निचले स्तर के फ्लोर पे आ गया, ताकि वो कूदे भी तो मरे ना। A doctor came with a heavy sedative. Next day found me drinking both gin and sedative. Very common. उसको एक सेडेटिव दिया गया, यानी कि एक नींद की गोली दी गई जिससे वो सो जाए आराम से। लेकिन हुआ क्या कि अल्कोहलिक तो है, तो अल्कोहलिक क्या है कि नींद की गोली की आदत भी पड़ गई और शराब तो चाहिए चाहिए, दोनों चीजों का सेवन करने लगा। और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि डॉक्टर बॉब्स नाइटवेयर, जो डॉक्टर बॉब की कहानी है, ऐसी किताब, उसमें डॉक्टर बॉब के साथ भी हुआ था कि वो दोनों चीजों का ही सेवन कर रहा था। उठने के लिए और काम पे जाने के लिए उसको सेडेटिव भी चाहिए था और दवाइयां भी चाहिए थी। तो ड्रग्स और अल्कोहल दोनों चीजें को एग्जिस्ट कर रही थी, यानी कि साथ साथ चल रही थी, उनका साथ साथ सेवन। द कॉम्बिनेशन सून लैंडेड मी ऑन द रॉक्स। इसका जो मिश्रण था वो कहता है लैंडेड मी ऑन द रॉक्स। लैंडेड मी ऑन द रॉक्स हम किसी चीज से कहते हैं तो उसको मतलब हमने रूइन कर दिया, हमें स्पॉइल कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया। हमें बिल्कुल ही किसी काम के लिए बिल्कुल ही बेकार कर दिया, ऑन द रॉक्स कर। तो ये जो कॉम्बिनेशन था, यानी कि जो मिश्रण था सेडेटिव और अल्कोहल का, वो उसको बिल्कुल ही निकम्मा बना दिया। पीपल फियर्ड माई सैनिटी। और लोगों को डरने लगा कि ये तो पागल हो गया। सो डिड आई, उसे खुद डर लगने लगा। आई कुड ईट लिटिल और नथिंग व्हेन ड्रिंकिंग एंड आई वाज 40 पाउंड्स अंडरवेट। देखो शरीर पे भी असर होना शुरू कर दिया, यानी कि जो रॉक बॉटम था वो फिजिकल रॉक बॉटम भी अपना पता। खाना पीना छोड़ दिया था और 40 पाउंड्स अंडरवेट था, यानी कि 40 पाउंड का मतलब यहाँ पे हुआ 18 किलो के आसपास। 18 किलो के आसपास उसका वजन जो होना चाहिए था उससे कम हो गया था, जो काफी भारी एक संख्या है वजन के कम होने। तो हम देख रहे हैं कि उससे नहीं कुछ खाया जा रहा था। दिमागी हालत क्या थी, शारीरिक हालत क्या थी। बिल डब्ल्यू हैज रीच्ड हिज रॉक बॉटम। My brother-in-law is a physician, and through his kindness and that of my mother, I was placed in a nationally known hospital for the mental and physical rehabilitation of alcoholics. अब ये पहुंच गया चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल पहली बारी। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री पे, तो राजीव की चीजें बताएंगे, बट आई थिंक वी आर टॉकिंग अराउंड द समर ऑफ 1933 और वो है 1933 की बात। वो पहुंच गया है और उसको यहाँ तक पहुंचाने के लिए और हेल्प का मतलब बोले यहाँ तो पैसों की हेल्प ज्यादातर और रेफरेंस देना, ये दोनों चीजें उसकी मदर और उसके ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब उसकी वाइफ का, यहाँ पे शायद हस्बैंड की बात कर रहे हैं, यानी कि उसकी वाइफ लुइस के हस्बैंड की बात होगी यहाँ पे। बाकी राजेश जी डिटेल में बताएंगे। और उसकी मदर उस टाइम क्या कर रही थी, उसकी मदर भी जहां तक मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा था, वो भी मेडिकल प्रोफेशन में थी। तो उन दोनों की मदद से वो चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में पहुंचा। मदद दो तरह से करी होगी, रेफरेंस भी दिया होगा और फाइनेंशियल, जैसे कि बहुत पैसे लगते थे तो वो भी मदद करी हॉस्पिटल में। अंडर द सो कॉल्ड बेलेडोना ट्रीटमेंट माय ब्रेन क्लियर। बेलेडोना एक जड़ी बूटी है। वो जब आदमी को खिला देते हैं शराबी को, तो वो शराबी को ऐसा लगता है कि उसके अंदर शराब चली गई, शराब के थोड़े बहुत इफेक्ट्स क्रिएट करती है वो। तो विड्रॉल जो है, उसकी जो पीड़ा है विड्रॉल की, वो कम हो जाती है। बेलेडोना का ये काम है, तो उसको बेलेडोना ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो बेलेडोना ट्रीटमेंट उसको दिया गया है। हाइड्रोथेरेपी एंड माइल्ड एक्सरसाइज। हाइड्रोथेरेपी होता है वाटर ट्रीटमेंट। एक कमरा होता है जिसमें कई सारे शावर होते हैं, गर्म पानी का, ठंडे पानी का, कुनकुने पानी का, और बारी बारी से शराबी को उन शावर्स के नीचे भेजा जाता है और नहलाया जाता है। शराबीपन का तो क्या उससे इलाज होगा, लेकिन एक बात निश्चित रूप से पता है कि उससे शराबी थोड़ा साफ जरूर रहता। We didn't have a cured alcoholic or a recovered alcoholic, but we had a very clean alcoholic at the end of the day. Just a joke. Anyway, तो ये तो हाइड्रोथेरेपी हो गया। और माइल्ड एक्सरसाइज, यानी कि थोड़ा बहुत व्यायाम, तो उससे वो कह रहा है उसको मदद जरूर। बेस्ट ऑफ ऑल, लेकिन सबसे अच्छी बात उस हॉस्पिटल में क्या हुई वो बता रहा है कि वो एक डॉक्टर से मिला। आई मेट अ काइंड डॉक्टर। तो यहाँ पे डॉक्टर विलियम सिल्सवर्थ, जिसका डॉक्टर्स ओपिनियन हम भी पढ़ के आए हैं, and explained, who explained that though certainly selfish and foolish, I had been seriously ill, bodily and mentally.
डॉक्टर ने उसको समझाया कि हाँ, मैं किसी हद तक स्वार्थी जरूर था और फुलिश भी था, यानी कि बेवकूफ भी था, मंद दिमाग का चल रहा था शराब पीने की वजह से। लेकिन एक बात जरूर निश्चित रूप से पक्की थी कि मानसिक और शारीरिक दोनों ही दोनों ही पहलुओं से मैं एक बीमार आदमी। यहाँ पे जो डिजीज का कॉन्सेप्ट था, जो डॉक्टर्स ओपिनियन में हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, वो डिजीज का उसका कॉन्सेप्ट डॉक्टर सिलकवर्थ ने बिल डब्ल्यू को पहली बार समझाया और पहली बार उसको शराबी एक बीमारीपन है इस बात का प्रकाश इसके ऊपर। आई it relieved me somewhat to learn that in alcoholics the will is amazingly weakened when it comes to combating liquor, though it often remains strong in other respects. जब एक शराबीपन को बताया जाता है कि शराबीपन जब एक शराबी को बताया जाता है रादर कि शराबीपन एक बीमारी है, तो उसको बहुत राहत महसूस होती है। अगर हम सब मुड़ के देखें अपने पहले एक मीटिंग में, और जब अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज हमको बताया गया, बोर्ड में लिखा गया स्टोरी डिजीज रिकवरी और डिजीज के बारे में बताया गया कि शराबीपन एक बीमारी है, तो बहुत राहत सी महसूस होती है कि ठीक है यार, मैं मतलब पागल नहीं हूँ, बेवकूफ नहीं हूँ, मैं एक कमजोर आदमी नहीं हूँ, मैं एक बीमार आदमी हूँ। और जब मेरे को इस बात का पता चलता है तो मेरे को एक राहत सी महसूस होती है और मेरे को एक उम्मीद सी जगती है कि अगर ये एक बीमारी है तो इस बीमारी का इलाज भी जरूरी है। तो वैसे ही यहाँ पे बिल डब्ल्यू को यहाँ पे एक एहसास होता है कि मैं अगर कमजोर हो रहा हूं तो मैं सिर्फ शराब के सामने से, उसके अलावा मैं हर तरीके से एक नॉर्मल आदमी हूँ और हर प्रकार का काम करने में समर्थ हूँ। सिर्फ जहां तक शराब का सवाल आता है वहां में अमेजिंगली वीकेंड, यानी कि बहुत हद से ज्यादा कमजोर पड़ जाता। लेकिन बाकी चीजों में मेरी जो विल पावर है, मेरी जो इच्छा शक्ति है, मेरी स्थिति से लड़ने की क्षमता जो है, वो पूर्ण रूप से अपने में कायम। My incredible behavior in the face of a desperate desire to stop was explained. इससे कई बातों का जो उसको समझ में नहीं आ रही थी, कई बातों का उसको यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, एक समझ आ जाती है उसको कि क्यों मैं नहीं छोड़ पा रहा था। हालांकि मेरी डिजायर डेस्परेट थी, इच्छा जो थी वो बहुत तीव्र थी, उसके बावजूद मैं नहीं छोड़ पा रहा था। उसका कारण क्या था कि ये एक बीमारी का लक्षण। अंडरस्टैंडिंग माई सेल्फ नाउ, अब मुझे समझ में आ गया कि मेरे को प्रॉब्लम क्या है। आई फेड फोर्थ इन आई होप, अब आगे बढ़ा वो एक नई आशा के साथ, एक नई उमंग के साथ। फेड फोर्थ इन हाई होप फॉर 3 or 4 months द गूस हंग हाई। अभी एक इंडिया में द गूस हंग हाई 3-4 महीने तक वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ ठीक रहा, खाना पीना ठीक रहा, घर में स्थिति ठीक रही और हर हालात से जिंदगी जो थी वो बेहतर रही और सब कुछ कुशल मंगल रहा। गूस हंग हाई एक इंडिया में, क्योंकि एक अगर घर में खाने पीने को एक संपन्न घर है तो वहां पे एक गूस होती थी जो लटकी रहती थी। इसका मतलब खाना पीना घर में है, पूर्ण रूप से घर जो है वो अपने आप में चलने के लिए सक्षम। तो सब कुछ ठीक रहा, उसने 3-4 महीने सोबर रहा वो, और सब घर में हालात ठीक है। आई वेंट टू टाउन रेगुलरली एंड इवन मेड लिटिल मनी, शहर भी जाने लगा वो, और जो उसका काम था उसने वो काम भी किया और थोड़ा बहुत पैसा भी कमा रहा था। श्योरली दिस वाज द आंसर, सेल्फ नॉलेज। अब उसको इस निष्कर्ष पे पहुंचा है इस हॉस्पिटल विजिट के बाद, डॉक्टर सिल्कवर्थ से मिलने के बाद, बाहर आने के बाद, समझ जाने के बाद कि शराबीपन एक बीमारी है, उसके क्या लक्षण है, ये सब समझ में आ गया। नाउ ही नोज द प्रॉब्लम, बिल डब्ल्यू नोज द प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं है उसके पास। लेकिन वो क्या समझ रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम समझ में आ गई, मैं अब सोल्यूशन ढूंढ ही लूंगा कोई ना कोई। श्योरली दिस वाज द आंसर। और सोल्यूशन क्या है, जवाब क्या है? सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान। जब मुझे पता चल ही गया है तो मैं तो इतना तो सक्षम हूं यार, इतना तो मेरे में है, मुझे पता चल गया समस्या क्या है, तो समाधान तो मैं यूं निकाल लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेल्फ नॉलेज, मेरे को अपने बारे में पता चल गया, मेरे को बीमारी के बारे में पता चल गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आंसर मुझे मिल गया। यानी कि जो दुविधा जो थी इसका समाधान मिल गया है, वो सेल्फ नॉलेज, यानी कि मेरे को ज्ञान आ गया है पूरी स्थिति। बट इट वॉज नॉट, लेकिन ऐसा नहीं था जैसे हमें पता है। सिर्फ जानने से स्टेप 1 अगर मैं करके हट जाऊं तो क्या मैं रिकवर हो जाऊंगा?
नहीं, मेरे को सोल्यूशन भी तो चाहिए, मेरे को एक्शन भी तो चाहिए। तो वही हुआ, फॉर द फ्राइटफुल डे केम व्हेन आई ड्रैंक वंस मोर, और एक बार और रिलैप्स हुआ इसका। द कर्व ऑफ माय डिक्लाइनिंग मॉरल एंड बॉडीली हेल्थ फेल ऑफ लाइक अ स्की जंप। स्की जंप में आदमी बहुत ऊंचाई से गिरता है, जंप मारता है, तो वैसे ही वो कह रहा है वहां से मैं दोबारा एक पतन हुआ उसको। आफ्टर टाइम आई रिटर्न टू द हॉस्पिटल। अब ये वापस हॉस्पिटल गया, सेकंड विजिट हो रही है उसको हॉस्पिटल में, और मेरी बुक में लिखा है दिस इज नाउ वी हैव रीच्ड द समर ऑफ 1934। हिस्ट्री में जब राजेश भाई आएंगे ही कीप करेक्टिंग मी वेरेवर आई एम रॉन्ग, और ही विल टेल मी वेदर आई एम राइट और नॉट, बट आई थिंक दिस इज सेकंड विजिट एंड दिस इज द समर ऑफ 1934। दिस वाज द फिनिश एंड द कर्टन इट सीम्ड। अब ऐसा लग रहा था कि ये अंत है, कर्टन मतलब पर्दा गिर गया है। माई वेरी यानी कि थकी हुई एंड डिस्पेयरिंग वाइफ, और बिल्कुल आशा खो दी, थक के आशा खो दी थी इसकी वाइफ, was informed that it would all end with heart failure and during delirium tremens, or I would develop a wet brain। यानी कि फिजिकली जो था हालत ऐसे खराब हो गई थी कि ब्रेन इफेक्ट हो गया था, डीटीज यानी कि डिलीरियम ट्रेमल्स आने शुरू हो गए थे, जिसमें एक कंफ्यूजन सा होता है, हाई बीपी हो जाता है, हेलुसिनेशन आने लगते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है, फटीग आती है, स्वेटिंग होती है, ये सब लक्षण है डीटीज के। तो डीटीज के साथ क्या होगा, वेट ब्रेन होगा, हार्ट फेलियर होगा, यानी कि दिल का दौरा पड़ जाएगा, हार्ट करना बंद हो जाएगा और खत्म काम। सो शी वुड हैव टू टेक मी टू द अंडरटेकर और दियर साइड, यानी अंत क्या है, या तो मौत या फिर पागल है। जैसे हम मीटिंग में न्यू कमर्स को करते हैं कि 3 अंत है, या तो मौत है, समय से पहले मौत, पागल खाना या जेल। यहाँ पे जेल वाली कोई स्थिति नजर नहीं आ रही क्योंकि कोई क्राइम तो किया नहीं बिल ने अभी तक, लेकिन हाँ पागल खाना और मौत, ये दोनों चीजें सामने दिखाई दे रही। दे डिड नॉट नीड टू टेल मी, आई न्यू एंड ऑलमोस्ट वेलकम। ये बिल डब्ल्यू को बताने की जरूरत नहीं थी, ये बात उसकी वाइफ लुइस कर रही थी, डॉक्टर सिल्वर उसको बता रहा था और कह रहा था मुझे क्या बताएंगे, उसने सुन लिया था, कहता है कि मुझे पता था कि होने वाला है, एंड वेलकम द आइडिया। यानी कि बिल्कुल इतने हद तक वो निराश और इतने हद तक वो ये लड़ाई जंग हार चुका था कि वो इसका स्वागत सा कर रहा। ठीक है जो होए वो होए, मौत आनी है तो आए, अब ये कहानी खत्म हो। लड़ते लड़ते भी बिल्डअप थक गया था। इट वॉज अ डिवेस्टेटिंग ब्लो टू माई प्राइड। अब हम अगर पीछे चल के देखें तो क्या बिल था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़के वापस आया था, विजेता, उसने क्या सोचा था कि मैं क्या करूंगा, उसका उसको अपनी क्षमताओं पे कितना भरोसा था, सब कुछ शराब में खत्म। तो वो यहाँ पे कह रहा है इट वॉज अ डिवेस्टेटिंग ब्लो टू माई प्राइड। उसके गर्व के लिए, उसके अहंकार के लिए, उसके खुद में आत्मविश्वास के लिए कितना बड़ा ये धक्का था। I who had thought so well of myself, of my abilities, अपनी क्षमताओं के बारे में, अपने बारे में इतनी ऊंची सोच रखने वाला आदमी, my capacity to surmount obstacles, कि मैं हर एक मकाम में, हर एक दुविधा से, हर एक ऑब्स्टिकल से, यानी कि हर एक उलझन से लड़ सकता हूँ, was cornered at last। मैं बिल्कुल घिस चुका था, मैं हार। Now I was to plunge into the dark, joining an endless processions of sorts। sorts मतलब जो बेकार शराबी होता है, सड़कों पे घूमने वाले सॉर्ट्स, उनमें उसका वो कहता है उनका एक हिस्सा बनने जा रहा था। आई थॉट ऑफ माई पुअर वाइफ, कि बीवी के बारे में सोचा, दे हैड बीन मच हैप्पीनेस आफ्टर ऑल, व्हाट वुड आई नॉट गिव टू मेक अमेंड्स, बट दैट वाज ओवर। बीवी के बारे में सोचा, वो अभी भी सोच रहा था कि मैं कैसे उस हानि की पूर्ति कर सकता हूँ, तो मैंने किया हुआ है, लेकिन अब वो कह रहा है इन चीजों के बारे में कोई सोचने का कोई फायदा नहीं था। इट दैट बट दैट वाज ओवर नाउ। अब कोई फायदा नहीं था इन चीजों के बारे में सोचने का, कहानी खत्म थी, और वो उन शॉर्ट्स का यानी कि उन शराबियों का एक हिस्सा बन गया था जो शराब पीते पीते गुमराह हो जाते हैं और खो जाते हैं। अगला पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे बिल डब्ल्यू स्टेप 1 कर, नो वर्ड्स कैन टेल ऑफ द लोनलीनेस एंड डिस्पेयर आई फाउंड इन दैट बिटर मोरास ऑफ सेल्फ। अब यहाँ पे लोनलीनेस, डिस्पेयर यानी अकेलापन, निराशा, मोरास का मतलब होता है एक दलदल, और एक दलदल में यहाँ फंसा हुआ था, सेल्फ पिटी। क्विक सैंड स्ट्रेच्ड अराउंड मी इन ऑल डायरेक्शंस। क्विक सैंड रेता होता है, सैंड होता है दलदल का, जिसमें आदमी गिरता है तो उसमें फंसता चला जाता है, उसमें धंस जाता है
और उसमें दफन होके खत्म हो जाता है, निकल नहीं पाता है क्योंकि वो उसके अपने अंदर खींचती है। यहाँ पे शक्तिहीनता की बात कर रहे हैं, जो एक क्विक सैंड में आदमी की फंसने के बाद में जैसे शक्तिहीन हो जाता है, वहां की बात कर रहा है। उनकी सारे डायरेक्शन में, यानी कि चारों तरफ से घिर चुका था वो उस क्विक सैंड से, और वो उसके अंदर फंसता चला जाता। आई हैड मेट माई मैच, आई हैड बीन ओवरवेल्ड। ओवरवेल्ड, ओवरवेल्ड का मतलब होता है कि किसी चीज, कोई चीज जब मेरे ऊपर पूर्ण रूप से हावी हो जाती है, मेरा कोई बस नहीं रहता, मैं बिल्कुल शक्तिहीन हो जाता हूँ उसके सामने। वो मेरे ऊपर हर प्रकार से हावी होती है और मैं उसके सामने कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके सामने मुझे अपनी हार माननी पड़ती है, अपने डिफीट माननी पड़ती है। वो अल्कोहल ने उसको ओवरवेल्म कर दिया था, यानी कि उसको बिल्कुल पछाड़ दिया था। अल्कोहल वॉज माई मास्टर। ये चौथी स्टेटमेंट थी क्या। अभी तक तो वो लास्ट स्टेज में ओब्लिवियन के लिए पी रहा था, लेकिन वो पी रहा था, वो ये सोच रहा है कि वो चॉइस ले रहा था कि मैं ओब्लिवियन के लिए पीऊं। लेकिन यहाँ पे ये फाइनल स्टेज है, अल्कोहल वाज माय मास्टर। वो शराब के अधीन हो गया था पूर्ण रूप से, शराब उसके ऊपर हावी थी, शराब उसकी मास्टर थी, यानी कि शराब उसकी मालिक थी, वो उसका स्लेव था। ही वाज अ स्लेव, यानी कि शराब जो उसको बोल रही थी करने के लिए वो वही कर रहा था। उसकी जिंदगी में हर चीज जो थी वो शराब की वजह से, वो शराब के अंदर पूर्ण रूप से शराब के नीचे अधीन होता है। ये उसका स्टेज आ गई थी शराब पीने की, ये फाइनल स्टेज। अब यहाँ पे बिल्डअप ने स्टेप वन तो कर दिया, लोनलीनेस और डिस्पेयर का महसूस किया उसने, मोरास ऑफ सेल्फिटी में चला गया, और लेकिन वो जाए कहाँ। आज की डेट में अगर कोई स्टेप वन कर लेता है, यानी कि शक्तिहीनता अपनी महसूस करता है, सब कुछ करता है, तो उसके लिए ए के दरवाजे खुले थे। लेकिन यहाँ पे कोई ए नहीं है बिल डब्ल्यू के पास जाने, उसके पास जो बेस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी है वो वहां पहुंच गया है। लेकिन कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं उसके पास, ना कोई 12 स्टेप प्रोग्राम उसके पास। वो क्या करेगा, व्हाट विल डू फ्रॉम हियर। तो आई विल टेक अ ब्रेक ओवर, आई स्टॉप ओवर, बिकॉज नाउ वी रीच द फाइनल स्टेज ऑफ दिस, ऑफ बिल स्टोरी, व्हिच इज द स्टेज वेयर ही इज नाउ। अब वो रिकवरी की ओर बढ़ना शुरू करना। तो मैं यहाँ पे एक विराम लूंगा ताकि एक कंटिन्यूटी सी बनी रहे, and from the next session Vimal can take up which is on which will be tomorrow, where Vimal can Sure, take up, sure, yeah, where Vimal will sure. take up the Well, recovery process to start. So thank you, Ravi Shankar, and back to you. Thank you so much. थैंक यू अतुल, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुली एक्सप्लेनिंग दिस। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया बिल की भाषा में। बिल कैसा महसूस किया, फिजिकल कंडीशन कैसा हो गया, ये सब जगह बदलने से क्या होता है, सब एक्सप्लेन किया। वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड इसमें और थोड़ा रोशनी डालने के लिए, अगर राजेश जी, अगर आप कंफर्टेबल है, प्लीज आ जाइए, हमें और थोड़ा इससे रोशनी डालिए। थैंक यू। जी धन्यवाद रविशंकर जी, वंडरफुल सर्विस, थैंक यू सो मच सर्विस के लिए। और अतुल जी जवाब नहीं, तीसरी बार सुन रहा हूँ आपको इसी बिग बुक को, बहुत अच्छा लगता है सच में यार। तीसरी स्टेज, 2 बोतल और बेहोशी, और ये कितनी असहाय स्थिति है ये जो दिखा रहा है बिल। और फिर जो मतलब पहले कुछ पेज पहले, मतलब पेज नंबर शायद 3 पे या 4 पे हमने देखा कि बिल डब्ल्यू फाइटिंग अंदर से बहुत थी, कि मतलब लड़ रहा था। यहाँ सुसाइडल है, वहां पर और मार, लोग फाइनेंस से वो कूद रहे हैं ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से। ना 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 भैया, तू बोतल उठा, पैग मार और दोबारा। यहाँ पर लड़ने की क्षमता खत्म। 3 बार जीवन में बिल डब्ल्यू को सुसाइडल था होता है। पहला थॉट आया जब उनके पेरेंट्स का, मतलब गिलमैन विल्सन और इमली का तलाक हुआ। दूसरा थॉट आया, बिल डब्ल्यू बर वर्टन स्कूल में पढ़ते थे, और पूरा नाम था उसका बर एंड बर्टन सेमिनरी, SEMINARY स्कूल इन मैनचेस्टर बर्टन। और वहां पर इनकी एक गर्लफ्रेंड थी बर्था। अचानक बर्था को इंटरनल हेमरेज होता है और उसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर बिल डब्ल्यू मतलब इतना जबरदस्त, बर्था डी बैमफोर्ड था उसका नाम, BAMFORD। और यहाँ पर बिल डब्ल्यू मतलब बचने का कोई मतलब नहीं था। ये 1912 की बात है, नवंबर 1912 में ट्यूसडे वाले दिन कोई एकदम आया, मिनिस्टर की लड़की थी, और म्यूचुअल लव था, दोनों तरफ से था। बिल उनके घर भी जाता था और पूरे तरीके से
ये सेकंड टाइम सुसाइडल हुआ बिल, और तीसरी टाइम सुसाइडल हम पेज नंबर 6 पे पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से, और ये इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि बिल को बड़ी मुश्किल से, खासकर इसकी बहन का बहुत बड़ा रोल है इसके, जो हम पढ़ेंगे आज ही, हम देखेंगे उसको, जिसने ब्रदर इन लॉ की बात करी है, डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग की। वो ड्रोथी के हस्बैंड थे, इनसे 3 साल छोटी थी इनकी बहन। और ये मतलब उन्होंने निकाला था, उस बहन ने, उस सिस्टर ने इसको बाहर से निकाला था, इनकी मदर इमली ने निकाला था। लेकिन अतुल जी ने सही बोला कि वो तो डॉक्टरी करने चली गई। जब तलाक हुआ तो दोनों के अपने एम्बिशन थे, शराब कारण था, लेकिन एम्बिशन माँ का भी था, एम्बिशन बाप का भी। बाप को ने अपना स्टोन कटर का काम था, वो तो चला गया, और माँ जो है वो डॉक्टरी करने चली। अब देखो जी, इसने अपने वजन की बात करी है। 6 इंच 6 फुट 1 इंच हाइट थी बिल डब्ल्यू की, और वेट होना चाहिए था 75 kg। और बिल डब्ल्यू का वेट 18 से 20 किलो कम हो गया, 55-53। हालत खराब। आज गया कल गया, और जैसे ही इनकी सिस्टर को पता लगा, इनकी सिस्टर इनको मतलब पहले मिलने आई, क्योंकि मैंने बताया कि एक ही सिस्टर थी इनकी, और उनके हस्बैंड थे डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग। और हमारी एल्कोहलिक एनमिसिस के लिए जो डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग ने काम करा है ना, कोई भी दूसरा इतना काम नहीं कर सकता। बस एक ही काम नहीं है कि बीडब्ल्यू को बचा लिया उसने, एल्कोहलिक एनमिसिस को भी उसी आदमी की वजह से बचा है। क्योंकि बिगुकनी शक्ति, अगर वो मतलब जो हमारे पहले ए क्लास ट्रस्टी थे, खासकर डी रॉक फेलर से मिलाने में उसकी सहायक भूमिका रही। नंबर 2 जो हमारे ए क्लास ट्रस्टी थे, चाहे वो डिक रिचर्डसन हो, चाहे फ्रैंक अमोस हो, ये दोनों ही डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग के ही क्लोज फ्रेंड थे। और उसके बाद जो 3 चीजें, हमारे ए क्लास ट्रस्टी भी रहे हैं इनके जीजा जी, हमारे ए क्लास ट्रस्टी भी रहे हैं डॉक्टर लियोनार्ड बी स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने पैसा भी दिया, बाकी चीजें भी दी। तो इस प्रकार से इस बंदे की, इनके जीजा की बहुत बड़ी हेल्प रही, या तो बचा तो रहा है। और बड़ा महंगा ट्रीटमेंट था भाई साहब। टाउन हॉस्पिटल, चार्ली वे टाउन मालिक, न्यूयॉर्क में टाउन हॉस्पिटल जो था, उसमें $300 प्रति हफ्ता फीस थी, और तनख्वाह थी $40। पहले तो शुरू में 20 थी, फिर $40 थी वीकली तनख्वाह। सिल्कवर्थ की, डॉक्टर सिल्कवर्थ की जो तनख्वाह थी, वो $40। तो इस प्रकार से, अच्छा एक बार जेल भी हुई है बीडब्ल्यू को। लेकिन वो कुछ पिछले पैराग्राफ को मैं, मेरे को मतलब शेयर करनी चाहिए थी, क्योंकि आज थोड़ी सी हिस्ट्री ज्यादा है, तो मैं वो जेल को फिर बाद में कभी भी ले सकता हूँ। एक बार जेल भी हुई है कनाडा के बॉर्डर पे, और पीने के कारण ही जेल हुई। अब बेलाडोना, बेलाडोना जो ट्रीटमेंट है, ये सिल्कवर्थ की ट्रीटमेंट थी। बेलाडोना जो ट्रीटमेंट है, ये मतलब ये टाउन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर थे, सैम लैम्बर्ट, SAMLAMBART। और ये इनकी ट्रीटमेंट थी। बेलाडोना होता क्या है, ट्रोपा बेलाडोना एक पौधा है, जैसे भांग होती है, हमारे इंडिया में भांग होती है, सेम वैसा ही पौधा होता है, अंधेरे के नाम से भी प्रसिद्ध है। मतलब ये बर्फीले क्षेत्रों में पाया जाता है। और इसका पहले जो पुरातन काल में इसका प्रयोग करते थे जहर बनाने के लिए, तीरों के आगे जहर लगाते थे, लेकिन बाद में नशे के प्रयोग के लिए करने लगे, और बाद में डॉक्टर इसे हमारे शराबियों का इलाज करने के लिए, मतलब हर तरीका शराबी के ऊपर आजमाना है भाई साहब। एक पॉइजन को वो डिल्यूशन करके कुछ ना कुछ वो करता था, लेकिन डॉक्टर सिल्कवर्थ इस पद्धति से सहमत नहीं था। पुरातन समय में तो नशे के लिए, या पहले तो वो तीरों में लगाने के लिए करते थे, और बाद में इन्होंने हम लोगों के ऊपर आजमाया, इसको पूरा आजमाया एट्रोपा बेलाडोना को, पूरे का पूरे तरीके से हम लोगों के ऊपर, पूरे तरीके से। क्योंकि उससे क्या होता है कि वो आदमी नशे में चला जाता है, जैसे उसकी ट्रीट करते थे। और हाइड्रोथेरेपी, अतुल जी ने बिल्कुल ठीक बोला कि वो ठंडा पानी गर्म पानी, ठंडा पानी गर्म पानी, और गुनगुना पानी, इस तरीके से वो ट्रीटमेंट दी जाती है। और BW 1933, हालांकि बिल ने खुद ही, कभी अक्टूबर का है, सितंबर का है, लेकिन ये दिसंबर 1933 है जब फर्स्ट टाइम जो BW जो है वो एडमिट हुआ। और BW, वैसे उन्होंने बार बार 3 बार बोला है, लेकिन वो 4 बार टाउन हॉस्पिटल में, उसका उनका 11 दिसंबर 1934 तक उनकी मतलब 4 बार एडमिट हुए हैं। ये सेकंड टाइम उन्होंने लिखा है, तो ये सेकंड टाइम नहीं है, ये थर्ड टाइम है, जो जुलाई 1934 है। जुलाई 1934 है, अप्रैल में भी एडमिट हुए हैं बिल, क्योंकि अब ये जल्दी जल्दी पी रहे थे। और फिर वो लास्ट में 11 दिसंबर 1934 को जो आगे कहानी आएगी, उसमें हम बात करेंगे। वू सांगाई एक चिड़िया का नाम है भाई साहब, और ये पक्षी तब उड़ता है जब मौसम साफ होता है।
इस पक्षी की एक खासियत है, वैसे लटका रहता है, अतुल जी ने सही बोला, हॉन्क है इसका नाम पक्षी का। और ये पक्षी आसमान में तब जाता है जब बिल्कुल क्लियर होता है मौसम, बिल्कुल क्लियर मौसम, वैसे ये उड़ता ही नहीं है। और बहुत हाई फ्लाइंग लेता है, जैसे हमारे यहाँ बाज या वो चील होते हैं, ऐसे होता है। वैसे उड़ेगा नहीं, अगर उड़ेगा शराबी वाला हिसाब, अगर ऐसे उड़ेगा ही नहीं, लटका रहेगा उल्टा करके, पड़ा है सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस दिन उड़ेगा फिर उड़ेगा ही। यहाँ पर वो जैसे ही शराब छूट रही थी, इसका भी गूस हंग हाई रहा। अंडरटेकर दा एसलम, ये भाई साहब अंडरटेकर होते हैं अंतिम क्रियाक्रम कराने वाले लोग। कितनी बात है, ये हवाले कर दो भाई साहब, ये जो अंडरटेकर है इनके हवाले कर दो। और यार लास्ट में जो ये है ना, अल्कोहल वाज माई मास्टर, ये सेंटेंस जो है ना, बड़े पीड़ादायक है। आई हैड आई हैड बीन ओवरवेल्म्ड, पर उससे पीछा सेंटेंस, आई हैड मेट माई मैच। ये सेंटेंस, टक्कर नहीं मिली थी, शराब ने दी टक्कर। आज मैच पड़ा किसी के साथ, आज टक्कर मिली, आज सामने जबरदस्त खिलाड़ी है। ये शराबी का होता है ना यार, मैच ही नहीं है, तेरा मेरे से क्या मुकाबला भाई, तू है क्या चीज है। ये जो सेंटेंस है ना, ये तीनों को जोड़ना शराबी के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आई हैड मेट माई मैच, आज टक्कर मिली, आज गिराया ओवर बैट को तो मैं ऐसे लेता हूँ कि नीचे गिरा के पटक दे के ऊपर बैठ गई कोई चीज आके ना, जैसे वो कोई पहलवान, तकड़ा पहलवान ऊपर बैठ जाता है ना छाती पे आके, कि भाई साहब दबोच के नीचे गिरा लिया। और अल्कोहल बाज माई मास्टर, यहाँ ये अंतिम स्टेज है, बिल की भी और सारे अल्कोहलिक की ये अंतिम स्टेज है। तो इस तरीके से यार, ये जो छोटी मोटी इसमें वर्ड है या हिस्ट्री है, थोड़ा सा उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी। हालांकि एक दो चीजें जो है वो इसमें, क्योंकि 10 मिनट का टाइम ही बढ़िया रहेगा मेरे लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।